Yes, so we were on Hegel. So TH Green, क्या क्वेश्चंस आएंगे? I have told you. I have just refined the material. Otherwise, it would have taken more than 10 hours to understand what is the political obligation theory itself, which is very broad from the time of Socrates. आप सुकरात के समय से और अभी तक चल रहा है कि आप राज्य को क्यों मानते हैं. चलिए. So now we are moving to the great Hegel. So you know what? Hegel represent German idealism, जर्मन आदर्शवाद को रिप्रेजेंट करते हैं हीगल. ठीक है. और सबसे ज्यादा प्रभावित ये किस व्यक्ति से था? कांट से. कांट भी नहीं के देश का था. और कांट ने किताब लिखी थी द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन. ये बुक एग्जाम में पूछता है. हु हैज रिटन द बुक द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन? ठीक है. सो कांट से एक पैसिफिक फेडरेशन जुड़ा हुआ है. मैंने बताया था इंटरनेशनल रिलेशन में ना, पैसिफिक फेडरेशन का कॉन्सेप्ट. माइकल डोल का जो कॉन्सेप्ट आता है डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, वो भी कुछ सिमिलर ऐसे ही कांट के तरह ही था. सो हीगल पे सबसे बड़ा प्रभाव कांट का है, द क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन. राइट. जस्ट अ मिनट. यस. उसके बाद कुछ बुक्स के नाम है हीगल के, वो तो आपको याद करने, उसमें आई कैन नॉट हेल्प. द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, द साइंस ऑफ लॉजिक, और बता दे रहा हूँ, लेक्चर्स ऑन द फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, एलिमेंट ऑफ द फिलॉसफी ऑफ राइट. आप लोग लिख लो, इन किताबों के नाम लिख लो. द साइंस ऑफ लॉजिक, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, द जर्मन कॉन्स्टिट्यूशन, lectures on the philosophy of religion. As a political science graduates, you all very know what is thesis, antithesis and synthesis. This very concept in the political philosophy and whole political science is indebted to this man named Hegel, George Friedrich Hegel. I just need to repeat the name of the books. So element of the philosophy of rights, lectures on the philosophy of history, मुझे भी याद नहीं है ये सब बुक के नाम. Lectures on the philosophy of history, the science of logic, the German constitution, lectures on the philosophy of religion. ठीक है. आप लोग इसमें स्लाइड से लिख लो. Just we have to move on. So ये phenomenology of spirit, the German constitution, the science of logic, lectures on the philosophy of religion, और एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है एलिमेंट ऑफ फिलॉसफी ऑफ राइट. ये जो बुक है उसमें बड़ा जबरदस्त ये क्लेम करते हैं और ये कहते हैं कि राज्य की आज्ञा पालन ही स्वतंत्रता है. व्हाट इज फ्रीडम? इज टू ओबे द ऑर्डर ऑफ द स्टेट. आप राज्य के आज्ञा को पालन करो, वही स्वतंत्रता है. हीगल जबरदस्त, मतलब समझिए राष्ट्रवादी आदमी था. वैसे जर्मन में राष्ट्रवादियों की कमी तो नहीं है, दुनिया का इतिहास में यही बताता है. तो यह जो जबरदस्त राष्ट्रवादी था, यह अंतरराष्ट्रीयवादी नहीं था. ये स्टेट को बड़ा महत्वपूर्ण मानता था, है ना. और वो मानता था कि सब कुछ स्टेट के लिए, जो फासिस्ट आइडियोलॉजी कहती है एवरीथिंग फॉर द स्टेट, नथिंग बियॉन्ड द स्टेट, कहती है ना, है ना. तो मुसोलिनी कहता है. तो उसी आधार पे कहते हैं राज्य की आज्ञा पालन ही स्वतंत्रता है. लेकिन ये भी एक मोरल, काइंडली आप लोग म्यूट कर लीजिए जिसका अनम्यूटेड है. तो राज्य की आज्ञा पालन ही स्वतंत्रता है, हर कुछ राज्य के अधीन है. हीगल राज्य की एक बड़ी नैतिक, जबरदस्त नैतिक क्लेम्स राज्य को देते हैं. राज्य को बड़ा नैतिक मानते हैं और इंडिविजुअल फ्रीडम के बड़े विरोधी रहते हैं. उसके बारे में बताऊंगा कि जब फ्रांस की क्रांति चल रही थी, when there was French Revolution of 1789, which had its claim on liberty, equality and fraternity, and they were demanding very individual freedoms from the shackles of those
बॉन्डेड थ्री क्लास एरिस्टोक्रेटिक्स एंड अदर्स। तो इन्होंने बड़ा उसका विरोध किया, है ना, फ्रांस की क्रांति का विरोध किया। किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया? हीगल ने किया, है ना, क्योंकि ये इंडिविजुअल फ्रीडम के खिलाफ में थे। राज्य को क्या मानते हैं हीगल? ऑर्गेनिक मानते हैं। ऑर्गेनिक मानने वाले चिंतक बहुत हैं, मशीनी मानने वाले चिंतक बहुत कम है ना। तो राज्य को ऑर्गेनिक मानते हुए कहते हैं कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड एंड अर्थ। सीधे भगवान ही है, राज्य नहीं है भाई, सीधे वो भगवान है, भगवान का, ईश्वर का अवतार है ना। लेकिन ये सब जो बोलते हैं सब आदर्शवादी बात लगता है, डिवाइन थ्योरी की तरह आपको लग सकता है, बट ही गेव अ वेरी मोरल क्लेम्स टू इट and very rational claims to why he is saying that the state is the march of God on earth, या state is the end in itself। हीगल के लिए राज्य साधन नहीं, साध्य है। स्टेट इज नॉट अ मीन्स बट end in itself, है ना। स्टेट अपने आप में अंतिम है, स्टेट अपने आप में end है। The point why Hegel was writing all this is because he wanted German unity and he wanted to bring a very strong German state। जब आप मैकियावेली के थॉट को पढ़ेंगे, वो अपनी किताब द प्रिंस के अंदर भी इटली जो 5 अलग अलग छोटे छोटे स्टेट्स में बटी हुई थी, he also wanted to unify the Italian state, स्ट्रॉन्ग इटालियन स्टेट बनाना चाहता था। इसीलिए उसकी बहुत रियलिस्टिक पॉलिसीज कहता है कि कनिंग होना चाहिए राजा को दुष्ट होना चाहिए, राजा को शक्ति प्रयोग करना चाहिए। सेम हीगल भी कहता है, क्योंकि हीगल की इच्छा क्या है? जर्मन स्टेट मजबूत हो, एकीकृत हो, पावरफुल हो। सो ही इज सेइंग दैट स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। अकॉर्डिंग टू हीगल स्टेट इज वेरी अ मोरल इंस्टीट्यूशन। स्टेट कैसा है? मोरल इंस्टीट्यूशन है, सीधे ईश्वर का अवतार ही है भाई, है ना। अपने आप में ये बहुत बड़ा क्या है? नेशनलिस्ट है। राज्य उसके लिए क्या है? साध्य है। राज्य का कर्तव्य क्या है ना। उधर आप पढ़ रहे थे टीएच ग्रीन में, राज्य क्या क्या कर्तव्य था? अधिकारों की रक्षा करना, है ना। हीगल क्या कहता है? राज्य का क्या कर्तव्य है? राज्य का कर्तव्य बहुत बड़ा है भाई, यहाँ पे बहुत, राज्य को बहुत बड़ा काम करना है। राज्य को क्या करना है? हीगल के राज्य को, अकॉर्डिंग टू हीगल, राज्य का मूल कार्य नागरिक समाज को ही नैतिक निर्देश देना है, डायरेक्ट करना है। स्टेट को क्या करना है? कोई व्यक्ति जन्म से तानाशाह नहीं होता, उसे तानाशाह बनाते हैं ऐसे विचारक, है ना। चलिए ठीक है, राहुल जी कह रहे हैं क्या होता है तानाशाहों के साथ? दिक्कत ये है कि वो ये भूल जाते हैं कि वो हबीब जालिब का शेर है ना, कि इससे पहले जो शख्स यहाँ तख्ते नशी था, उसे भी खुदा होने का, उसे भी खुदा होने पर खुदा होने का इतना ही यकीन था, है ना। अपने आप को खुदा समझने लगते हैं जो रूलर्स होते हैं। हबीब जालिब साहब की ये शेर है ना। चलिए, तो हीगल वॉज ए नेशनलिस्ट, और हीगल के राज्य का क्या कर्तव्य? उसके राज्य का क्या कर्तव्य था? अधिकारों की सुरक्षा करना और टू हिंडर द हिंडरेंसेस, उन अवरोधों को खत्म करना। हीगल के राज्य का काम है कि वह नैतिक निर्देश देगा नागरिकों को। मोरल कैरेक्टर देखिए इस्टेब्लिश करवा रहा है हीगल। हीगल कह रहा है नैतिक निर्देश देना है ना। क्या करना है? डायरेक्ट करना है सिटीजन्स को, मोरालिटी क्या है, कैसे नैतिक रहे, इसका काम करना है। साथ ही साथ हीगल मानता है कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, सुप्रीम इंस्टीट्यूशन है ना। बहुलवादियों का नाम सुना है? प्लूरलिस्ट का, क्रेब, दुग्वित, मकाइवर, थॉट में जानोगे, थ्योरी में, पॉलिटिकल थ्योरी में, है ना। संप्रभुता के बारे में जो हम पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी ऑस्टिन की, एकलवादी, और फिर बहुलवादी सिद्धांत पढ़ेंगे जिसमें दुग्वित, क्रैब, लास्की सब और उनकी सारी प्रमुख किताबें जो एग्जाम में आती हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। बहुलतावादी मानते हैं कि राज्य अनेक संगठनों में एक संगठन है,
और भी बहुत सारे राज्य की तरह संस्था है, प्लूरलिस्टिक है, राज्य इसीलिए सुप्रीम नहीं हो सकता है। लेकिन हीगल कहते हैं कि राज्य क्या है, सुप्रीम है ना। आनंद जी बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। चलिए, तो हीगल राज्य को सर्वोच्च मानता है, सर्वोच्च सत्ता मानता है, सबसे बड़ा संगठन मानता है राज्य को, हाँ, और राज्य से बड़ा कोई संगठन नहीं, कोई एसोसिएशन नहीं है, ऐसा हीगल मानता है ना। और इसीलिए हीगल को क्या कहते जानते हैं, फासिस्ट। कार्ल पॉपर हिमसेल्फ, कार्ल पॉपर की एक किताब है ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनेमीज, 1953 में आई थी। ऐसा 1 मिनट रुक जाइए आप लोग, हैं। चलिए, सो कार्ल पॉपर बुक ओपन सोसाइटी एंड इनेमीज कॉल्ड प्लेटो द फर्स्ट फासिस्ट, बट ही आल्सो टर्म हीगल एज फासिस्ट, है ना। वो कहता है हीगल भी फासिस्ट था, और क्योंकि इसके विचार से आपको लग रहा है राज्य को इतना महत्वपूर्ण मान रहा है ना। अब देखिए उसका एक स्टेटमेंट है कि रैशनल इज रियल, रियल इज रैशनल। जो तार्किक है वही सत्य है, और जो सत्य है वो तार्किक होगा। और फिर ये कहता है कि क्या है, 1 मिनट रुक जाइए, है ना। चलिए, तो क्या कहता है हीगल, क्या कहता है, राज्य क्या है, तार्किक है, ठीक है। और चूंकि तार्किक है, राज्य का बनना तार्किक है, इसीलिए राज्य क्या है, सत्य है, जरूरी है, अच्छा है। व्हाट इज रैशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रैशनल, यह हीगल कहता है। हीगल कहता है कि स्टेट जो बना है वह तर्कों के आधार पे बना है, और जो कानून राज्य ने बनाए हैं वह प्योर रीजन्स का ही डिक्टेट्स है। वह प्योर जो रीजन है उसी के आधारित वह कानून बनाए गए हैं। इसीलिए हीगल किसी व्यक्ति को राज्य का और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून का विरोध करने की शक्ति नहीं देता है, हॉब्स लेवियाथन में देता है। विरोध कर सकते हो, हीगल कहता है तुम्हारा कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि तुम चाहे तो राज्य का विरोध करो या राज्य के द्वारा बनाए गए नियमों का विरोध करो, क्योंकि राज्य रैशनल है और जो रैशनल है वो सत्य है, सत्य का तुमको विरोध नहीं करने का अधिकार नहीं है। जो मार्क्स डायलेक्टिक मेथड, द्वंदात्मक पद्धति का प्रयोग करता है, आई वाज टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल फिलॉसफीज कॉन्सेप्ट ऑफ थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस, है ना। ये जो कॉन्सेप्ट है यह हीगल का कॉन्सेप्ट है। या क्या है, कैसे राज्य बनता है, इसमें हीगल के कॉन्सेप्ट में कहता है कि सबसे पहले इनऑर्गेनिक वर्ल्ड था, वह थीसिस था। ऑर्गेनिक वर्ल्ड बना, ऑर्गेनिक मतलब जिसमें प्राण हो, वह थीसिस था। और उसका सर्वोत्तम व्यक्ति ह्यूमन के रूप में उसका परिणति साइंथेसिस के रूप में होता है। एंटीथेसिस ऑर्गेनिक वर्ल्ड, थेसिस इनऑर्गेनिक वर्ल्ड, दोनों आपस में टकराते हैं, विरोध करते हैं और उससे जन्म लेता है मानव, ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग्स जो हैं उसमें कैसे होता है, अब देखो आगे कैसे समाज राज्य को कैसे बना रहे हैं। उधर मानवीय चेतना टीएच ग्रीन में, यहाँ पे कुछ और है ना, यहाँ पे थीसिस एंटीथेसिस है। अब क्या है, फैमिली है, फैमिली के अंदर क्या है, प्रेम है, सद्भाव है, आपकी जरूरतों की, खासकर आपकी शारीरिक और आपकी और जरूरतों की पूर्ति आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपका पति ये करने में सक्षम होता है। तो ये फैमिली जो है थीसिस है। सिविल सोसाइटी जो है, नागरिक समाज है, जहाँ पे आप क्या जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं, पैसा कमाते हैं, समाज के अंदर जाते हैं, एसोसिएशंस के पार्ट बनते हैं, धर्म है, अलग अलग एसोसिएशन है, वह एंटीथीसिस होता है। वो हमेशा उसमें प्रतिस्पर्धा है, आप किसी से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका जो है संघर्ष वहां पे चलता रहता है, जबकि परिवार के अंदर प्रेम चलता रहता है। ये दोनों जब टकराते हैं तो जो मतलब फैमिली नाम की थीसिस
सिविल सोसाइटी नाम की एंटीथेसिस जब टकराती है तो राज्य बनता है, स्टेट बनता है। रीजन के बेसिस पे स्टेट है, इसीलिए स्टेट और स्टेट के द्वारा बनाए गए नियमों और कानूनों का विरोध करने का अधिकार जनता को नहीं है। स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। व्हाट इज रैशनल इज रियल एंड व्हाट इज रियल इज रैशनल। ये पहला विचारक था जिसने सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज को राज्य से अलग बताया थीसिस एंटीथेसिस के कॉन्सेप्ट से। ठीक है जी, ये जिगजैग चलता है और चलता रहेगा, है ना, ये संघर्ष चलता रहेगा। मैटर और स्पिरिट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था टीएच ग्रीन में, इसका प्रश्न इनके सामने भी आया तो इन्होंने कहा कि जो मैटर है, वस्तु है, वह सिर्फ जो चेतना है उसी का बाहरी रूप है, मैनिफेस्टेशन है, महत्वपूर्ण चेतना है। आइडियाज आर मोर इंपॉर्टेंट देन मैटर, सेड हीगल, एंड ही वाज द फर्स्ट टू डिफरेंशिएट सिविल सोसाइटी विद स्टेट, है ना। और युद्ध को भी नैतिक मानता है हीगल, विकास का एक चरण मानता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो तर्कशील कुछ है संसार के अंदर तो वो राज्य है। राज्य से बड़ा तर्कशील कोई नहीं है। ठीक है, और तर्क की सबसे ज्यादा वृद्धि और तर्क का सबसे ज्यादा प्रस्फुटन राज्य के अंदर ही संभव है। इन द स्टेट ओनली यू कैन हैव इट्स परफेक्ट रियलाइजेशन ऑफ रीजन। तर्क भी राज्य के बिना सूना है, सूखा है ना। उसके बाद वो कहता है राज्य के आगे कोई दुनिया की कोई संगठन नहीं हो सकती है। देयर इज नो स्टेट और देयर इज नथिंग स्पिरिचुअल इवोल्यूशन बियॉन्ड स्टेट। स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ, अपने आप में यह साध्य है। और मानव भी फिजिकल इवोल्यूशन में मानव से बड़ा अब कोई जीव नहीं आएगा और राज्य से बड़ा और अच्छा कोई संगठन नहीं आएगा। व्यक्ति राज्य के लिए है, राज्य व्यक्ति के लिए नहीं है। आपको राज्य के लिए होना चाहिए, राज्य आपके लिए हो, यह सोचना गलत है। वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट खत्म। अब बताइए, आपका हाथ, आपका पैर, आपकी आंखें ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका शरीर महत्वपूर्ण है? विच इज मोर इंपॉर्टेंट, योर बॉडी और योर हैंड और फिंगर्स? यह भी प्रश्न राजनीति विज्ञान के अंदर, पॉलिटिकल फिलॉसफी के अंदर डिस्कस किया गया। वेदर पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट और होल इज मोर इंपॉर्टेंट, है ना। तो ये क्या कहता है ईगल? ईगल कहता है कि इंडिविजुअल जो होता है, होल जो होता है, स्टेट जो होता है, वह पार्ट, जो इंडिविजुअल पार्ट है स्टेट का, इसीलिए होल ज्यादा महत्वपूर्ण है इंडिविजुअल से। इंडिविजुअल राज्य का एक पार्ट है। मान लीजिए अगर शरीर रूपी राज्य है तो व्यक्ति उसका सिर्फ हाथ या पैर है, इसीलिए शरीर ज्यादा महत्वपूर्ण है। बॉडी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, है ना। और फिर वो कहता है कि इंडिविजुअल को कंप्लीटली सबऑर्डिनेट होना चाहिए, किसके? स्टेट के, राज्य के अधीन हो जाना चाहिए। बड़ा निरंकुश राज्य की कल्पना करता है हीगल, है ना। और स्टेट को डिवाइन आइडिया बताता है, दैवीय आइडिया बताता है। इंडिविजुअल का फ्रीडम जो होता है, स्वतंत्रता जो है, हीगल के अनुसार वह कानून के पालन करने में है। ओबीडियंस टुवर्ड लॉ इज फ्रीडम। बताइए, स्वतंत्रता को कितना सीमित करके हीगल ने रख दिया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को, है ना। और जो मानव की स्वतंत्रता है वह अगर कहीं रियलाइज्ड हो सकती है, कहीं उसका प्रत्यक्ष दर्शन हो सकता है, तो राज्य के अंदर ही हो सकता है। राज्य कभी गलत नहीं होगा, व्यक्ति गलत हो सकता है। स्टेट कैन नेवर बी रॉन्ग बट इंडिविजुअल कैन बी रॉन्ग। क्या शरीर का कोई अंग शरीर के खिलाफ विद्रोह कर सकता है? एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी कैन रिवोल्ट अगेंस्ट योर होल बॉडी? नो, एंड देयरफॉर इंडिविजुअल हैज नो राइट टू रिवोल्ट, है ना। राइट टू रिवोल्ट हॉब्स के अंदर भी, हॉब्स के अंदर तो दिया, लेकिन हीगल ने राइट टू रिवोल्ट नहीं दिया। इसीलिए कार्ल पॉपर ने कहा है कि 20वीं शताब्दी के फांसीवाद विचार का सबसे बड़ा समर्थक
और उसका प्रस्फुटन हीगल के विचारों से होता है। इसके राज्य में व्यक्ति को कोई अधिकार नहीं है, राज्य सुप्रीम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया हीगल का? स्टेटमेंट समझ में आए? फटाफट कमेंट करो, आगे बढ़ते हैं। 5:30 तक का क्लास है आज, है ना। हीगल मतलब आ जाए तो राज्य बड़ा महत्वपूर्ण है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है। व्यक्ति एक अंग है, राज्य तो पूरा शरीर है। राज्य के खिलाफ विद्रोह इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपका अंग शरीर के खिलाफ विद्रोह नहीं करता है। इसीलिए इन्होंने फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, क्योंकि वहां पे फ्रीडम की बात उन लोगों ने की, इसलिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन को क्रिटिसाइज करता है हीगल। स्टेट को अपने आप में इंड मानता है हीगल, है ना। स्टेट सुप्रीम है हीगल के हिसाब से। कार्ल पॉपर इसको 20th सेंचुरी फासिज्म का प्रीकर्सर मानता है। चलिए, आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर नाउ मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। J.S. मिल, चलिए अब बहुत फांसीवाद हो गया, अब थोड़ा स्वतंत्रता की बात करते हैं। J.S. मिल, आप में से बहुत लोग शायद जानते होंगे, एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 1813 में वो किताब आई थी और उस किताब के अंदर भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। जो अपना मुस्लिम आक्रमण से पहले का काल है उसको हिंदू पीरियड, उसके बाद मुस्लिम पीरियड और उसके बाद ब्रिटिश पीरियड के रूप में इंडियन हिस्ट्री को कम्युनलाइज करने का काम जिस व्यक्ति ने किया था वो J.S. मिल के पिताजी थे, जेम्स मिल, है ना। और जेम्स मिल की किताब है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। 7-8 भाई थे ये लोग, और बाद में फिर जेम्स मिल के वो जो किताब थी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, उसमें भी पब्लिकेशन में बड़ा मदद किया था अपने पिताजी का इन्होंने। बाद में फिर इनको ईस्ट इंडिया कंपनी में असिस्टेंट एग्जामिनर के तौर पे, यार यही तो पढ़ो, तो स्क्रीनशॉट करके रखो ना, बुझे लेक्चरটা चल जाएगा। ভালো আছে, साउंड बंद कर लीजिए। चलिए, है ना, वो किताब, अरे विपुल जी, आर यू हियर? विपुल, थोड़ा कर दीजिए, ये कर दीजिए, सबको एक बार म्यूट कर दीजिए, बहुत आवाज आ रही है ना। तो जेम्स मिल थे और ये J.S. मिल हैं। अब देखिए आगे, चलिए। डेमोक्रेसी इन अमेरिका एक किताब है एलेक्स टी टॉक्यविली की। ये किताब पूछता है डेमोक्रेसी इन अमेरिका किसकी किताब है। इस किताब का रिव्यू लिखा था J.S. मिल ने। इसके अंदर कहा था अमेरिका में कोई लोकतंत्र नहीं है। आपको शायद मैं बताया भी हूँ किसी पब्लिक एड में या पता नहीं कहाँ पे इस चीज को डिस्कस किया था कि अमेरिका में कोई लोकतंत्र नहीं है, वहां पे बहुमतों का शासन है या बहुमतों का निरंकुशतावाद है। ये एलेक्स डी टॉक्याविली डेमोक्रेसी इन अमेरिका नाम की अपनी किताब में कहते हैं। इस किताब का बड़ा प्रभाव J.S. मिल के जीवन और दर्शन पे पड़ता है। J.S. मिल की अगर सबसे प्रमुख किताबों की बात करें तो ऑन लिबर्टी सबसे प्रमुख किताब है, 1859 में आई। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 में आई। महिला अधिकारों का बात और महिला अधिकारों को सबसे पहले प्रमुखता से उठाने वाला दुनिया का पहला पुरुष खुद J.S. मिल है। यूटिलिटेरियनिज्म 1863 में ये किताब आई। आपको पता है हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर जो बेंथम की प्रिंसिपल है ना, यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल, अधिक लोगों अधिकतम सुख, अधिक लोगों का अधिकतम सुख, है ना। इस थ्योरी को भी पार्शियली एक्सेप्ट किया J.S. मिल ने। बाद में इसके आगे भी बढ़ाया इस थ्योरी को, हम उसके बारे में जानेंगे, हैं। तो डेमोक्रेसी इन अमेरिका किताब का प्रभाव पड़ा। ऑन लिबर्टी इनकी किताब है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन इनकी किताब है। यूटिलिटेरियनिज्म इनकी किताब है। और सबसे प्रमुख किताब ये भी है द कंसीडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जो किताब 1861 में आई। So these 4 books of
जॉन स्टुअर्ट मिल is very important. Democracy on liberty, the subjection of women, utilitarianism, and the consideration on representative government. In this book, the consideration of representative government, प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी के अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा की बात करते हैं, और जो हेयर सिस्टम है, हेयर सिस्टम, हेयर प्रणाली, नाम सुना है आप लोगों ने? वोटिंग की जो हेयर प्रणाली है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, उस प्रणाली के भी समर्थक के रूप में माने जाते हैं। और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं कौन महोदय? जॉन स्टुअर्ट मिल, है ना। इनकी चलिए, इनकी किताबों को लिखने के पीछे एक महिला का बड़ा हाथ था, बड़ा योगदान था, हैरियट हार्डी टेलर। वैसे तो वो शादीशुदा थी, लेकिन इनसे बहुत अच्छे और निकट और मधुरतम संबंध थे जेएस मिल से, हैरियट टेलर का। और माना जाता है कि उनका जो प्रभाव था ना, वह बड़ा इनके जीवन में महिलाओं अधिकारों को लेकर जो है उस पर लेखनी में बड़ा उनके विचारों का प्रभाव पड़ा इन पे, हैरियट टेलर के। बाद में फिर जब उनके पति मर जाते हैं हैरियट टेलर के, तो फिर उससे यह विवाह भी करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब जेएस मिल मानसिक रूप से थोड़े बहुत विक्षिप्त अवस्था में पहुंच जाते हैं। सो थ्रू दिस मेंटल शॉक्स व्हाट हैज हेल्प्ड हिम टू रिगेन हिज लाइफ इज लव एंड रोमांटिक पोएम्स ऑफ कॉलरिज एंड वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ की कहानियाँ, पोएम्स आप लोग पढ़े होंगे बहुत सारे। तो इनकी कहानियाँ, इनकी रोमांटिक कहानी जब ये पढ़ते हैं, जब उसके प्रभाव में आते हैं, फिर इनका दिमागी संतुलन ठीक होता है। खैर, आगे बढ़ते हैं। ये जो किताब है द बुक द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन 1869 की ये जो बुक है, इसके अंदर क्या करते हैं वो, जेएस मिल क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि एक सेक्स दूसरे सेक्स से जो अपर और नीचे का जो ये जो क्लासिफिकेशन है, पुरुष या महिला, जो अगर जेंडर नहीं सेक्सुअल बेसिस पे देखें तो कोई बड़ा है, कोई महान है, कोई छोटा है, या कोई सही है, गलत है, ये मानव के प्रगति में सबसे बड़ा जो है, इन द ह्यूमन इम्प्रूवमेंट एंड इवॉल्वमेंट, सबसे बड़ा यही बाधा है कि हम लोग किसी को सबॉर्डिनेट कह रहे हैं, महिलाओं को सबॉर्डिनेट मान रहे हैं। ऐसा जेएस मिल कहे थे अपनी किताब में कि ये सबसे बड़ा संकट है कि हम महिलाओं को सबॉर्डिनेट समझ रहे हैं, क्योंकि इक्वल होना चाहिए। सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो बहुत बराबर होना चाहिए दोनों के बीच, और कोई सबॉर्डिनेट नहीं होना चाहिए एक के दूसरे के। जो जेएस मिल ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए अपनी इस किताब में, just drink a water, wait for a few seconds. Yes. गला किसका नहीं सूखता है, क्या है? डर किसको नहीं होता है ना? डर के आगे जीत है। चलिए, तो in this book subjection of women, he said that those arguments that are given, जिसके आधार पे माना जाता है कि पुरुष, महिलाएं जो हैं वो पुरुष के समान नहीं है या पुरुषों के नीचे हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स में जेएस मिल कहते हैं पहला आर्ग्यूमेंट है कि ये हिस्टोरिकली एक यूनिवर्सल प्रैक्टिस रहा है, इतिहास का एक सार्वभौमिक ये एक तरीके का प्रैक्टिस रहा है। राइट। सो यह जो यूनिवर्सल प्रैक्टिस है, इसीलिए इसका समर्थन होना चाहिए। ये कुछ लोग तर्क देते हैं कि इतिहास में ऐसा है, सार्वभौमिकता है, हिस्टोरिकल है। जेएस मिल कहते हैं स्लेवरी भी तो हिस्टोरिकल है, क्या जस्टिफाइड है?
नहीं है, इसीलिए सब्जेक्शन ऑफ वुमेन क्या जस्टिफाइड होगा? नहीं होगा। दूसरा आर्गुमेंट मिल काउंटर करते हैं, जिसमें कहा गया कि महिलाओं का जो नेचर है वह नेचुरली इंफीरियर है पुरुषों के, उनका जो नेचर है, ठीक है, नेचुरल डिफरेंसेस है, महिलाओं का सोशलाइजेशन नहीं हुआ है। जेएस मिल कहते हैं, उदाहरण देते हैं हिंदू प्रिंसेस का है और यूरोपियन क्वींस का वो एग्जाम्पल देते हैं बहुत सारा, और कहते हैं कि सोशलाइजेशन आप जैसे स्थिति में महिलाओं को रखेंगे वैसा सोशलाइजेशन होगा, सबऑर्डिनेट करके रखेंगे तो वो कहां से हर चीज में बराबरी कर पाएगी, है ना। तो फिर वो उदाहरण देते हैं। तीसरा आर्ग्यूमेंट जो मिल रिफ्यूट करते हैं वो है कि महिला, तीसरा आर्ग्यूमेंट है कि महिला स्वतः मतलब वॉलंटरली एक्सेप्ट की है मेल से सबऑर्डिनेट होना, है ना। तो इसको भी रिफ्यूट करते हैं जेएस मिल, कहते हैं कि ऐसा नहीं है। महिला जानती है कि अगर वो अपने पति के खिलाफ या अपने पुरुष समाज के खिलाफ अगर वह विरोध करेगी, उसके खिलाफ जाएगी, तो इससे और उसका नुकसान होगा, और इसीलिए वो नहीं जाती है। ऐसा नहीं है कि वो वॉलंटरली एक्सेप्ट कर लिया सब्जुगेशन, ठीक है। ये 3 आर्ग्यूमेंट हैं। उसके बाद फिर कहते हैं जेएस मिल जो आर्ग्यूमेंट है कि कैरेक्टर डिफरेंट है पुरुष का और महिला का, है ना, उसके अंदर सेल्फ कंट्रोल नहीं होता है महिलाओं के अंदर, है ना। तो इसको भी वो क्या कहते हैं, जेएस मिल रिफ्यूट करते हैं कि ऐसा नहीं है, सेल्फ कंट्रोल और ये ऐसा नहीं है कि महिलाओं के लक्षण नहीं है। अब है कि दूसरा एक ये जो है लास्ट पॉइंट जो मिल आर्ग्यू करते हैं अपनी इस किताब में, वो है कि फैमिली को फंक्शन करने के लिए डिसीजन मेकर चाहिए, और हस्बैंड जो है बेस्ट सूटेड है घर का डिसीजन लेने के लिए, पति सबसे अच्छा है डिसीजन लेने के लिए। इसके खिलाफ भी जेएस मिल कहते हैं, डांटते हैं, इस आर्गुमेंट को क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि पुरुष और महिला यानी पति और पत्नी दोनों जो है वो दोनों एडल्ट्स होते हैं, एज के हिसाब से देखा जाए तो दोनों एडल्ट हो जाते हैं, और ऐसा कोई तर्क नहीं है कि सिर्फ पुरुषों को निर्णय लेना चाहिए, महिलाओं को नहीं लेना चाहिए। तो इस तरीके से अपनी इस किताब में बहुत सारे ऐसे तर्कों का खंडन इसी तरीके से लगातार करते रहते हैं, चाहे वो हिस्टोरिकल क्लेम्स हो या महिला इसीलिए सबऑर्डिनेट है क्योंकि वो नेचुरली चाह रही है, या वो वॉलंटरली चाह रही है, या डिसीजन मेकिंग में उसका हक नहीं है। तो इन सब चीजों को, इन सब क्लेम्स को वो हटाते हैं। एडवांटेज क्या है अगर महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देंगे सब्जेक्शन ऑफ वुमेन में, कहते हैं जेएस मिल। सबसे पहले कि हम अपनी मेंटल फैकल्टीज जो है समाज के अंदर जो बौद्धिक वर्ग है वो दोगुना कर लेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ महिला जो है वो भी बौद्धिक जो महिलाएं होंगी, जो उसकी दिमाग होगी, जो उसकी शक्ति होगी, उसका प्रयोग समाज कर सकता है। तो हम लोग डायरेक्टली मेंटल कैपेसिटी को डबल कर सकते हैं ऐसा करने से। दूसरा ये होगा कि अब क्या है कि जब तक वो सबऑर्डिनेट रही है तो उसका जो स्वभाव है वो कुछ क्रियाशीलता, क्रिएटिव नहीं रहा है, लेकिन जब वो समान अपने आप को फील करने लगेगी तो मानव जाति पे उसका एक बड़ा प्रभाव होगा एंड बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट वो कर सकती है। साथ में अगर महिलाओं को समानता दे देंगे तो समाज के अंदर हैप्पीनेस में बड़ा बढ़ोतरी हो जाएगा, समाज जो है बहुत सुखी और संपन्न हो जाएगा, क्योंकि महिलाएं जो मानती है कि वो दुखी है या महिलाएं जो है दुखिया है या पुरुषों के अधीन हैं, यह सब के मुक्ति के साथ महिलाओं की भी खुशी बढ़ेगी और इससे समाज का खुशी बढ़ेगा। इस तरह के कुछ आर्ग्यूमेंट्स के साथ जेएस मिल वो पहले पुरुष है समाज में जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों की वकालत की। आप में से जो पुरुष समाज के नेतृत्व कर रहे हैं वो जेएस मिल को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। अब है कि जेएस मिल जो है बहुत सारे लिबर्टी और अधिकारों की बात करते हैं, बस उसमें सबसे बड़ा बात वो करते हैं कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। देखिए नेगेटिव लिबर्टी हो गया ये, है ना, सकारात्मक लिबर्टी तो है नहीं, पॉजिटिव लिबर्टी। पॉजिटिव लिबर्टी में आपको विकास करने के लिए कुछ अवसर देना राज्य का कर्तव्य है, तो वैसा पॉजिटिव लिबर्टी। यहाँ पे प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है, प्रतिबंध नहीं रहेगा तो स्वतंत्रता है, यानी नेगेटिव लग रहा है बोलने से ही, तो ये क्या है, नेगेटिव लिबर्टी के जेएस मिल है। जेएस मिल का स्टेटमेंट है कि ओवर हिमसेल्फ, ओवर हिज ओन बॉडी एंड माइंड इंडिविजुअल इज सॉवरेन, है ना, कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने मस्तिष्क और अपने शरीर के ऊपर संप्रभु है, और इसी को डिफाइन करते हुए एक कॉन्सेप्ट देते हैं जेएस मिल, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट है सेल्फ रिगार्डिंग का और अदर्स रिगार्डिंग का, स्वयं परक और अन्य परक। वो कहते हैं
कि जो आपके अपनी मस्तिष्क पे, अपने शरीर पे आप क्या कर रहे हैं, है ना, आप कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, ये राज्य का विषय तो नहीं है, समाज का विषय नहीं है, अदर्स रिगार्डिंग नहीं है, सेल्फ रिगार्डिंग है, तो इस पे कोई अंकुश नहीं लगेगा, इस पे इंडिविजुअल फुल सॉवरेन है। लेकिन जो अन्य परक अदर्स रिगार्डिंग है उसमें लग सकता है ना। अदर्स रिगार्डिंग में क्या हो सकता है, जैसे आप राज्य के अंदर कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उस पे थोड़ा अंकुश लग सकता है। लेकिन ओवर आपका जो अपना व्यक्तिगत जीवन है, क्या पहन रहे हैं, क्या देख रहे हैं आप, क्या सुन रहे हैं, इस पे आपको आपत्ति किसी को नहीं होना चाहिए। जब तक कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट नहीं कर रहे हैं तब तक आपकी स्वतंत्रता है। आपकी स्वतंत्रता तभी तक है ना, वह आपकी स्वतंत्रता वहां तक है जहां तक कि दूसरे का नाक आपके बीच में नहीं आ जा रहा है। आप वहां तक हाथ हिलाइए जहां तक किसी को चोट नहीं लग रहा है। अगर मान लीजिए बगल में किसी का चेहरा है और आपका हाथ हिलाने का अधिकार खत्म हो जाएगा। आपका अधिकार वहीं तक जहां तक आप हैं, दूसरे के अथी में इंटरफेयर नहीं करना है। लेकिन बारकर जैसे लोगों ने कहा कि मिल की स्वतंत्रता खोखली है और उसका व्यक्तिवाद जो है वो अमूर्त है, क्योंकि ये मीन्स नहीं बताते हैं कि कैसे अचीव करना है लिबर्टी को। इसीलिए कहा बारकर ने कि हिज फ्रीडम इज वेरी हॉलो एंड हिज इंडिविजुअल इज वेरी एब्स्ट्रैक्ट। बेंथम जो है, जो यूटिलिटेरियन है, जो कहता है हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर, वो वन मैन वन वोट का बात करता है, एक आदमी एक वोट, जैसे हम लोगों को अभी है। लेकिन जेएस मिल जानते हैं क्या कहता है, ये प्लूरल वोटिंग की बात करता है। ये कहता है एक ही आदमी जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास दे हैव हायर, दोज हु हैव हायर नॉलेज एंड एक्सपर्टीज and those who have very well in society, those who have very well system of mind and his and her place is very good in society, he should be given more vote. उनका वोट ज्यादा होना चाहिए, उनके वोट का जो वैल्यू है वो ज्यादा होना चाहिए। So in a way when you see J.S. Mill, so he was a kind of philosopher who were against the concept of one man one vote, that is which is prevalent all across, and he wanted to give more votes to educated people, those people in society who are scholars, right? So and also when it comes to voting, J.S. Mill opined that voting is a public duty. So voting, when it comes to duty, so voting is a duty, and when it is a duty you cannot escape from your duty, so you have to vote. This was the statement of J.S. Mill. So, and he also was against sacred voting, since he considered the voting as a public duty. So he does not wanted people to do the duty in a secret manner. He wanted that the duty must be done in front of the people, because voting is a collective exercise. It is a collective mandate, and therefore it must be public. Secret voting ke khilaf, and he was against one man one vote. So he was in a way supporter of plural voting. And in his book The Consideration on Representative Government, to represent the interest of minority, he was the one who supported the concept of proportional representation and heir system. In addition to this, Weber, who is a very political theorist, he said that J.S. Mill is a